we will start the very important station that is called basic life support, BLS. बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। एनएलई स्टेप 2 के मेजॉरिटी एग्जाम्स के अंदर बीएलएस का स्टेशन ज़रूर होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सीखने हैं कि अगर सर का है कि यार यहाँ पे एक डेमीज रखी है कि इसमें बीएलएस करे, बेसिक लाइफ सपोर्ट करे, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने टारगेट करनी है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बीएलएस हम कब करते हैं? बीएलएस हम तब करते हैं जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा है वो अनकॉन्शियस हो जाए, वो मॉल में जा रहा था या रास्ते में जा रहा था और अचानक वो गिर कर जनाब बेहोश हो गया, तो एनी पेशेंट हु हैज नो पल्स, लैक ऑफ पल्स एंड अनकॉन्शियस, इट्स मीन द पेशेंट इज इन इमरजेंसी एंड दैट इज कार्डियक अरेस्ट, कि बंदा कार्डियक अरेस्ट में है। उसी टाइम हम बेसिक लाइफ सपोर्ट करते हैं और इससे हम पेशेंट की चांसेस ऑफ रिकवरी को बढ़ा देते हैं। जो बीएलएस है कहते हैं कि अगर हम सही तरीके से करें तो इमरजेंसी आने से पहले पहले हम पेशेंट की जो चांसेस ऑफ रिकवरी है उसको 60 to 80% बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें बीएलएस के तरीका आना चाहिए, और बीएलएस चाहे कोई बंदा मेडिकल प्रोफेशनल हो या ना हो, ये सबको आना चाहिए। ये एक सिंपल स्टेप मैकेनिज्म है, लेकिन इससे हम इंसान की जान बचा सकते हैं। सो बीएलएस इज अ सिंपल प्रोसीजर शुड बी टेकन बिफोर द हॉस्पिटल ऑन द साइट ऑफ कार्डियक अरेस्ट टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और बीएलएस सही तरीके से अगर हम करेंगे हम पेशेंट की 60 से 80% सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं। बीएलएस के अंदर हमने अगर एक बंदा है वो पड़ा हुआ है तो सबसे पहली स्टेप्स क्या है? इसके 5 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज नंबर 1 दैट इज कॉल्ड सीन सेफ्टी। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि द पेशेंट इज इन द सेफ प्लेस और नॉट। पहली बात तो है कि आप जब पेशेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट सेफ जगह पे है कि नहीं। मे भी वो बंदा आप जिसको बीएलएस दे रहे हो वो किसी ट्रेन स्टेशन के ऊपर पटली के ऊपर गिर गया है, तो सबसे पहले आप रेल पटली से उसको साइड पे करें ताकि आप सही तरीके से उसका बीएलएस कर सके। दूसरी बात है कि अगर एक बंदा है वो कुक है और कोई चीज़ बनाते बनाते वो तंदूर के ऊपर गिरकर अनकॉन्शियस हुआ है, तो वहाँ पे आप बीएलएस नहीं कर सकते। एक बंदा घर में कुछ काम कर रहा था और वो अचानक बेहोश होके कुर्सी पे गिर गया है या बेड के किसी जगह पे गया है, लेकिन ऐसी जगह जो इसके इर्द गिर्द होता है कि उसको वो हार्म पहुंचा सकता हो, तो उस बंदे को हम उस जगह पे बीएलएस नहीं दे सकते। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है वी शुड टेक द पेशेंट टू द सेफ साइड। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखना है? सीन सेफ्टी। तो पहले के वी शुड टेक द पेशेंट टू द सेफ साइड। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी वी शुड गिवन टू बीएलएस। अगर आपका पेशेंट सेफ साइड पे नहीं है तो आप बीएलएस नहीं कर सकते। आपको बीएलएस करने में ताख़ीर हो सकती है जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो पहली प्रायोरिटी इसको देनी है कि पेशेंट सेफ है कि नहीं है। आप जब एनएलई स्टेप 2 में स्टेशन में जाते हैं और सर आपको कहते हैं ये डमी है, ये जो डमी पड़ी है इसका आप बीएलएस करें, तो जब आप उसके पास जाते हैं तो उसका इर्द गिर्द थोड़ा सा नज़र मारें। पेशेंट सर कहेगा आप क्या कर रहे हैं? सर मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट के इर्द गिर्द कोई डैमेजिंग सब्सटेंस तो नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सीन सेफ्टी देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? जब हम सीन सेफ्टी देखेंगे, नेक्स्ट लिखे असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट की रिस्पॉन्स को देखते हैं कि पेशेंट मुझे रिस्पॉन्स दे रहे कि नहीं दे रहे। तो नेक्स्ट स्टेप में आज क्या लिखना है? असेस द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट। हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को देखते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट। इसमें आप लोगों ने क्या करना है? जो बंदा बेहोश पड़ा है उसके पास आप पहुंच जाते हैं, आप उसको जेंटली यहाँ पे चेस्ट के ऊपर वाली जगह पे टेप करें, थोड़ा सा टेप करें और उसको बताएं कि हेलो हाय या हेलो हाय, या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज रिस्पॉन्ड यू इट्स मीन द पेशेंट इज नॉट इन कोमा या अनकॉन्शियस नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट कोई जगह हिलाए बगैर या आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर पेशेंट इज इन द कार्डियक अरेस्ट। तो हम पेशेंट की रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं कि पुट द हैंड ऑन चेस्ट एंड टेप जेंटली एंड चेक द response
बाई टेलिंग सम वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स आप बोल सकते हैं, एटलीस्ट 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। पेशेंट के पास आप पहुंच गए, आप उसको बताएं हेलो हाय या हेलो हाय। इमरजेंसी में आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 3 दफ़ा पे वो रिस्पॉन्स ना दें तो उसके बाद लेके असिस द पल्स, हम किसको चेक करते हैं? पल्स को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लेके असिस द पल्स या चेक दी पल्स। हम 2 पल्सेस देख सकते हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट पड़ा हुआ है तो उसका ये जो सेंट्रल पार्ट है थ्रोट का, जिसका ट्रेकिया है, उसकी थोड़ी सी लेटरली आप आ जाएंगे तो यहाँ पे कैरोटिड पल्स है, तो हम सेंट्रल पल्स भी चेक कर सकते हैं और सेंट्रल पल्स के साथ साथ हम पेरिफेरल पल्स भी देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल पल्स। इसको क्या कहते हैं? रेडियल पल्स। यहाँ पे लेके लेटरल टू, यार ये बंद करें, लेटरली टू ट्रेकिया इन द नेक we should check the central pulse and then also can check radial pulse and focus on the chest for ब्रीदिंग। ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, हम जल्दी जनाब उसकी सेंट्रल पल्स चेक करेंगे जो कैरोटिड पल्स है, और एट द सेम टाइम हम रेडियल पल्स भी चेक करेंगे। लेकिन पल्स चेक करने के दौरान हम उसकी चेस्ट पे फोकस करेंगे कि उसकी ब्रीदिंग रेट क्या है, या चेस्ट एक्सपांशन या कोलैप्शन हो सकती है कि नहीं। चेस्ट मूवमेंट देखेंगे और इस चेस्ट मूवमेंट से हमें ब्रीदिंग का पता चलेगा। अगर एक बंदा है उसकी पल्स भी एब्सेंट है और उसकी ब्रीदिंग भी बहुत शैलो है, ना होने के बराबर, इट्स मीन द पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट। So what is cardiac arrest? If the patient has lack of pulse, absent pulse with unconsciousness, that is called cardiac arrest. तो फिर टाइम वेस्ट के बगैर हम डायरेक्ट CPR स्टार्ट करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो अगर पेशेंट है उसका पल्स भी एब्सेंट है और उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी बहुत स्लो है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट क्या स्टार्ट करेंगे? CPR। स्टार्ट CPR। CPR स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। हम CPR स्टार्ट करते हैं। CPR में हम क्या करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। इमेजनरी जो चेस्ट होता है, इसमें जो निपल्स है, निपल के सामने आप इमेजनरी ट्रांसवर्स लाइन खींचें और यहाँ पे इसके सामने चेस्ट पे हाथ रखें। लेकिन ये जब पाम है, ये एरिया है, हम ये रखते हैं, फिंगर नहीं, ये रखते रहे इस तरह साफ, और दूसरे फिंगर से इसको अंटरलॉक करते हैं। लेकिन जब हम CPR स्टार्ट करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पंपिंग। ये जो हार्ट पंपिंग कम हो गई है या स्टॉप हो गई है, CPR की वजह से हम एक किस्म की आर्टिफिशियल पंपिंग क्रिएट करते हैं, और जो ब्लड पहले से वेसल में निकली है उसकी रीच ब्रेन तक पहुंचाने में कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक हाथ रखते हैं, लेकिन हाथ का ये पाम एरिया रखते हैं, ये चेस्ट पे रखते हैं और दूसरे हाथ से इंटरलॉक करते हैं। इसी तरह हाथ रखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। एल्बो शुड नॉट बी फ्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमारी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, और जब हम इस तरह CPR करें तो अपनी वेट जो है वो एल्बो पे लाना चाहिए, मतलब शोल्डर पे। और जब हम CPR करेंगे, फॉर एग्जांपल CPR करेंगे, इसी तरह दोनों साइड से आप इंटरलॉक कर सकते हैं। जब हम CPR करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको पुश देंगे, पुश ऐसा देंगे कि हमारी बैक अप डाउन हो जाए, न कि हमारे हाथ अप डाउन हो जाए, क्योंकि एल्बो शुड बी स्ट्रेट। ये क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। और हम जनाब 2 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ के जरिए इसको प्रेस करेंगे और दोबारा थोड़ा सा टाइम देंगे कि ताकि एलिवेट हो जाए, रिब्स ऊपर आए, और फिर कंप्रेस करें। इतना कंप्रेशन करेंगे। वी शुड गिव कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। मतलब यह है कि इतने स्पीड से करना है कि हम ये कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर 100 से 120 कर सके। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन हर 30 कंप्रेशन के बाद हम रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। क्या देंगे? रेस्क्यू ब्रेथ। तो रेस्क्यू ब्रेथ कैसे देंगे, उसके भी 2-3 स्टेप्स है, वो मैं बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे लेके put the palm of hand over the chest and interlock with other hand.
and start compression by keeping हाँ जी elbow straight, हमने elbow क्या रखना है, straight रखना है, at the rate of या at the speed of 100 to 120 per minute, that's it। ठीक है, ये CPR है। CPR do not cause any harm to the heart or lungs। CPR जो है ये पेशेंट को कोई हार्म नहीं देता, इट इज़ जस्ट गुड फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। तो हम इतना स्पीड के साथ कंप्रेशन करेंगे कि हम 100 से लेके 120 पर मिनट कर सके, और 3 से 4 सेंटीमीटर पुश करेंगे कि डिप से ले जाए। और जब हम कंप्रेस करेंगे तो फिर दोबारा थोड़ा सा टाइम देना है ताकि रिब्स वापस आए और उसको दोबारा कंप्रेस करें। ऐसा नहीं हम कंप्रेस करें और बस करते रहे, उसको छोड़े नहीं। कंप्रेशन के बाद थोड़ा सा एलिवेशन लेंगे फिर कंप्रेस करेंगे। इतना डीप भी नहीं करे कि इससे रिब फ्रैक्चर हो जाए, और इतना स्लो भी ना करे जिससे हम आर्टिफिशियल पंप को इंड्यूस ना कर सकें। तो 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ में उसको हम कंप्रेस करेंगे, एंड वी शुड गिव अ टाइम दैट द रिब्स कैन कम आउट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, एंड वी शुड कंप्रेस एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। ठीक है जी। इसके साथ नेक्स्ट देखिए रेस्क्यू ब्रेथ। हम क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। हाँ जी, हाँ यही है ना। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट है, 100 से 120 कंप्रेशन एटलीस्ट 1 मिनट में आपने देने हैं। यही तो तरीका है। तो काउंट करेंगे ना, जो कंप्रेशन आप देंगे इट शुड बी काउंटेड। आप काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे। अगर आप 60 दे दे, 100 दे दे और उसकी जनाब रिकवरी ना हो, वो आंखें ना खोले, वो कॉन्शियसनेस ना हो जाए, देन दैट इज़ अ टाइम टू कॉल फॉर हेल्प। फिर उसी टाइम हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उसी टाइम हम किसी नियर बाई पुलिस स्टेशन को कॉल करेंगे, इसी टाइम हम नियर बाई कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है उसको कॉल करेंगे, ताकि जितना जल्दी हो सके उसको हम किसी नियर बाई हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सके। तो 100 कंप्रेशन के बाद इफ देयर इज नो कॉन्शियसनेस देन दैट इज अ गुड टाइम टू कॉल फॉर हेल्प। फिर हेल्प के लिए कॉल करेंगे। लेकिन अभी कंप्रेशन 1 मिनट में 100 to 120 पर मिनट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीथ, ये इसके दौरान करेंगे। यहाँ पे लिखे आफ्टर 30 कंप्रेशन, कितने 30 कंप्रेशन। जब हम 30 कंप्रेशन देंगे देन गिव एट लीस्ट रेस्क्यू ब्रेथ फॉर 1 मिनट। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम कहते हैं कि 2 ब्रेथ देंगे, 3 ब्रेथ देंगे, इस तरह नहीं। हम प्रोलॉन्ग ब्रेथ देंगे एंड दैट इज फॉर अराउंड अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट तक। एंड वी शुड सी द चेस्ट एक्सपांशन। जब आप सांस देंगे, जोर से माउथ टू माउथ ब्रेथ देंगे तो उससे उसकी चेस्ट एक्सपांशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहले BLS में लोग कहते थे कि 3 ब्रेथ देंगे और फिर कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। आजकल लोग कहते हैं कि 30 कंप्रेशन के बाद इसको प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग देंगे फॉर हाउ मच, 1 मिनट टाइम। उसके बाद फिर हम 1 2 3 स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 30 कंप्रेशन देंगे। ठीक है जी। तो रेस्क्यू ब्रेथ शुड बी गिवन फॉर अराउंड अबाउट 1 मिनट, और इफ यू कैन स्टिक टू द ओल्ड डेटा यू शुड गिव 3 ब्रेथ। तो दोनों ठीक है, 3 ब्रेथ भी दे सकते हैं लेकिन दैट शुड बी प्रोलॉन्ग ब्रेथ, मतलब सिंपल स्मॉल ब्रेथ नहीं देंगे। हाँ जी, एम्बू बैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन माउथ टू माउथ ब्रेथ इज आल्सो ओके। अगर आप एम्बू बैग नहीं जानते या उसका यूज नहीं जानते कि किस तरह करना है, आप माउथ टू माउथ ब्रेथ दे दें। ठीक है ना, मतलब कोई डमी पड़ी होगी तो माउथ टू माउथ ब्रेथ इज नॉट रॉन्ग, दैट इज आल्सो ओके। ठीक है, तो यू जस्ट स्टिक टू द नॉर्मल एंड सिंपलेस्ट थिंग जिसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, हाँ जी, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं। पेशेंट की पोजीशन कैसे बनाते हैं, इसलिए कहा कि रेस्क्यू ब्रेथ देने के लिए कुछ तरीक़ेकार है, वो आप लोगों को आना चाहिए। नंबर 1 लेके टिल्टिंग ऑफ हेड बैक साइड। इसका मतलब यह है पेशेंट की जो हेड है उसको हम बैक साइड पर टिल्ट करेंगे। अभी मैं करा के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। नंबर 2 लेफ्ट द चिन, मतलब चिन को लेफ्ट करेंगे, ऊपर करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि हम एयर वे को स्ट्रेट करें, जिससे माउथ टू माउथ ब्रेथ आसानी से दे सके। फिर नेक्स्ट इसमें 3rd नंबर लेके पिंच द नोज। हम किसको पिंच करेंगे, नोज को, मतलब नोज को एक हाथ से बंद करेंगे। इसको इसलिए बंद करेंगे ताकि मैक्सिमम एयर हम किसके जरिए दे सके, माउथ के जरिए दे सके। और नेक्स्ट देखिए रेस्क्यू ब्रेथ। फिर हम क्या देंगे,
रेस्क्यू ब्रेथ। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें ये 4 स्टेप्स बताऊंगा, इसमें जनाब कौन कौन सी चीज़ें हम देंगे पेशेंट को। तो टिल्टिंग ऑफ द हेड बैक साइड, लिफ्ट द चिन, पिंच द नोज एंड रेस्क्यू ब्रेथ। ये 4 चीज़ें हम करेंगे तो उसके ज़रिए हम पेशेंट को क्या दे सकेंगे, रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। अब जिस तरह लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि सर ने कहा कि अगर आप CPR करते रहें, पेशेंट अनकॉन्शियस रहे, वो कॉन्शियसनेस ना आ जाए, तो कब तक आप कर सकेंगे। तो CPR जो है वो राउंड अबाउट हम 15 से 20 मिनट तक जारी करेंगे, 15 से 20 मिनट। इसके बाद भी अगर कोई एम्बुलेंस नहीं आया देन अगेन स्टिल वी कैन गो फॉर इट। लेकिन मेडिकली रिसर्च के मुताबिक इसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। अगर 15 से 20 मिनट के बाद भी कोई बंदा ना पहुंचा तो उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। इट्स मे बी द पेशेंट इज इन एसिस्टोल, इसको एसिस्टोल है जिसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो हमें तब पता चलेगा जब उसको हम डिफिब्रिलेट करें या उसका ECG करें, एंड देन वी शुड वेट फॉर दैट एम्बुलेंस। हेल्प मतलब आपको जो सर पूछता है कि चलो आप घंटा भी CPR करें फिर भी बंदा कॉन्शियस ना हो, वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। आप उसको ये बताएंगे कि सर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम पेशेंट को थोड़ा सा लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे और फिर भी जनाब हम रेस्क्यू ब्रेथ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक एम्बुलेंस को कॉल करें, उस पर 10 मिनट का टाइम गुजरे वो ना आए, तो आप नियर बाई दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं जिसमें जो भी जल्दी आया, ताकि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले सके। ठीक है। सो CPR कैन नॉट हार्म एनी पेशेंट, इट विल प्रोवाइड हेल्प, वो हेल्प प्रोवाइड करेगा अगर पेशेंट की हक में है। लेकिन CPR चाहे आप जितने टाइम तक कंटिन्यू करें, इट डजंट क्रिएट एनी हार्म टू द पेशेंट, वो कोई पेशेंट को हार्म क्रिएट नहीं करेगा। तो ये जनाब हमारे पास CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दैट इज द स्टेप थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड आर्टिफिशियल पंपिंग। ये हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पंपिंग हम हार्ट को प्रोवाइड करते हैं। और जब CPR हम करेंगे तो इसका तरीका भी ये है। और जनाब इसके बाद अगर एम्बुलेंस पहुंच जाए तो हम पेशेंट को एम्बुलेंस में लेटा कर क्या करते हैं, नियर बाई हॉस्पिटल पे ले जाते हैं। आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए कि अगर आप 1 घंटा भी CPR करें तो फिर अगर पेशेंट ठीक ना हो तो क्या करेंगे, अगर आपने पास होना है तो आपने इस तरह आंसर करना है कि सर CPR इज अ गुड बेसिक लाइफ सपोर्ट, 60 to 80% रिकवरी चांसेस इज बिकम हाई इफ वी गिव CPR ऑन टाइम विद इन 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट के अंदर 80% लोग कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। लेकिन इन वेरी रेयर केसेस अगर 1 घंटा या 20 मिनट के बाद भी CPR करते वक्त पेशेंट कॉन्शियस ना हो, तो हम एक एम्बुलेंस की बजाय दूसरी नियर बाई हेल्प को कॉल करेंगे और इससे हम हेल्प मांगेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी पहुंचे और पेशेंट को किसी नियर बाई हेल्थ केयर में ले जा सके। ठीक है जी। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सबसे पहले आप लोग ये इमरजेंसी मेडिसिन का एक हिस्सा है। फर्स्ट वन, यू शुड सी द सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी के बाद नंबर 2, यू शुड सी रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, तो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नंबर 3, यू शुड सी पल्स ऑफ द पेशेंट, इसका पल्स कैसा है, सेंट्रल पल्स भी देखते हैं और पेरिफेरल पल्स भी देखते हैं। और एट द सेम टाइम वी शुड फोकस ऑन द ब्रीदिंग। अगर पल्स एब्सेंट है और पेशेंट अनकॉन्शियस है, इट्स मीन द पेशेंट इज इन द कार्डियक अरेस्ट। तो फिर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट अप CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और CPR करेंगे, इसका तरीका यह है, लेकिन CPR में एवरी 30 कंप्रेशन के बाद हम माउथ टू माउथ ब्रेथ देंगे। और माउथ टू माउथ ब्रेथ देने के लिए हमने पेशेंट को रेस्क्यू करना है बाई हेड टिल्ट बैकवर्ड, चिन लेफ्ट करते हैं ताकि हम एयरवे को स्ट्रेट करें, पिंच द नोज एंड टेक माउथ टू माउथ ब्रेथ फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम, 1 मिनट टाइम। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि दिस इज BLS इन केस ऑफ एडल्ट। कभी कभार अगर वाइवा में या पीड्स के अंदर वो कहे कि BLS इन इन्फेंट्स कैसे करना है या BLS बच्चों में कैसे करना है, तो साइड में आप लोग नीचे हेडिंग दे दें BLS इन बेबीज या BLS इन इन्फेंट्स। हम इन्फेंट्स के अंदर अगर देखें 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो आपने कैसे BLS करना है। नंबर 1 आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें स्टेप्स वही है। नंबर 1 हम क्या देखेंगे, सीन सेफ्टी देखेंगे कि बच्चा महफूज जगह पे पड़ा है कि नहीं। अगर वो महफूज जगह पे नहीं है तो हम उसको सबसे पहले सेफ साइड पे लेके जाएंगे। नंबर 2 देखें असेस द रिस्पांस। हम क्या करेंगे, असेस द रिस्पांस। रिस्पांस के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चे के किसी जगह को पिंच करेंगे, अगर वो क्राई करेगा या वो कोई आवाज़ निकालेगा, इट्स मीन द रिस्पांस इज ओके। अगर आप बच्चे को पिंच करें मुख्तलिफ जगहों पे और इसके बावजूद भी उसका कोई क्राई वगैरह ना हो, इट्स मीन द बेबी इज बिकम अनकॉन्शियस। फिर इसके बाद हम उसका पेरिफेरल पल्स देखते हैं। अगर पल्स एब्सेंट है और बच्चा जनाब पिंच करने के बाद भी क्राई नहीं करता, इट्स मीन द बेबी इज इन दी कार्डियक अरेस्ट। इसमें किस में है, कार्डियक अरेस्ट। तो हम
किस चीज़ को फिर चेक करेंगे? पल्स को, और जब वो पल्स एब्सेंट हो और वो अनकॉन्शियस हो तो फिर क्या करेंगे? CPR करेंगे। बच्चों में CPR जनाब 2 फिंगर से किया जाता है। ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है। जो निपल है उसके दरमियान जो चेस्ट है वहाँ पे ये 2 फिंगर रखते हैं, उसको जनाब पुश करते हैं इस तरह, क्योंकि बच्चों की जो चेस्ट है दैट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। हम तो बड़ों में इस तरह ये पाम यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जस्ट दीज 2 फिंगर्स आर इनफ फॉर टू डू CPR। अगर इसमें हम पाम करेंगे तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो जस्ट टू नो दिस टेक्निक, दिस कैन डिफरेंशिएट CPR इन केस ऑफ एडल्ट्स एंड इन्फेंट्स। तो हम 2 फिंगर के साथ निपल के साथ वाली जगह पे फ्रंट में चेस्ट को दबाएंगे और बच्चे की रिस्पांस को देखेंगे, दबाएंगे और 15 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ ब्रेथ देंगे। मतलब बड़ों के अंदर 30 कंप्रेशन के बाद करते हैं और बच्चों के अंदर 15 कंप्रेशन के बाद। और 15 कंप्रेशन के बाद अगर हम 2 टाइम कंप्रेशन करें, 15 के बाद माउथ टू माउथ ब्रेथ दे दें और 15 के बाद फिर से दे दें। 30 कंप्रेशन के बाद अगर आप 2 रेस्क्यू ब्रेथ करें लेकिन बच्चे में अनकॉन्शियसनेस है, दैट इज़ अ टाइम टू कॉल हेल्प। फिर हम क्या करेंगे? हेल्प के लिए कॉल करेंगे, किसी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, 911 को कॉल करेंगे या 1122 को कॉल करेंगे, रेस्क्यू वालों को कॉल करेंगे ताकि वो जल्दी आ जाए और उसको एम्बुलेट करे और उसके जनाब एरिथमियाज वगैरह ताकि उसको डिफिब्रिलेट करे। तो मतलब दिस इज़ द वे हाउ टू डिफरेंशिएट CPR एन एडल्ट एंड बेबीज। ठीक है जी, इसमें कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। BLS किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट ये उस कंडीशन के लिए वी वांट टू बाय द टाइम, हम टाइम बाय कर रहे हैं ताकि पेशेंट इतना हो सके कि उसको हम कहाँ तक ले जा सके? हॉस्पिटल तक। सो इट कैन बाय द एक्स्ट्रा टाइम टू रीच द पेशेंट ऑन टाइम टू द हॉस्पिटल एंड देन इन द हॉस्पिटल ACLS करते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। फिर उसके ज़रिए हम डिफिब्रिलेट करेंगे, ECG करेंगे, वट एवर वी डू बिफोर द हॉस्पिटल ऑन द सीन एरिया, दैट इज़ कॉल्ड BLS। और जो चीज़ फिर हॉस्पिटल में अंडर दी इंस्ट्रक्शन और मशीन के जरिए किया जाए उसको हम ACLS कहते हैं। बात समझ रहे क्या नहीं? तो BLS किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन किसी डिजीज़ के अंदर टाइम बाय करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टाइम पे BLS करने से 60 to 80% रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों को एडल्ट में भी CPR आना चाहिए, बच्चों में भी CPR आना चाहिए। और आप लोगों ने NLE स्टेप 2 के स्टेशन देखे होंगे या खुद दिया होगा, BLS इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेशन दैट नेवर मिस एन NLE स्टेप 2। ठीक है जी, तो इसके बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए। आज जो मैं इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन नोट। ये भी आता है कि अगर एक पेशेंट है, उसको एक डिजीज़ है, तो आप उसको कैसे प्रिस्क्रिप्शन नोट लिखेंगे या प्रिस्क्रिप्शन नोट के तरीक़ेकार क्या है। हम जब प्रिस्क्रिप्शन नोट लिखते हैं डिजीज़ के बारे में तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो हेडिंग दे दे प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, ये भी आता है। और लास्ट टाइम अभी NLE स्टेप 2 में कुछ दोस्तों को ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो फिर उन लोगों को ये पता नहीं था कि प्रिस्क्रिप्शन नोट में करना क्या है और इसके स्टेप्स क्या है। आपसे सर वाइवा में ये पूछेगा कि हाँ जी, उसकी तो काउंसलिंग आती है, हेपेटाइटिस B C, उसकी तो प्रिस्क्रिप्शन नोट। लेकिन पहले तो आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन नोट के कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, किस में क्या है। हेपेटाइटिस B है या हेपेटाइटिस C है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन नोट कैसे लिखनी है हम वो देखेंगे। ठीक है जी, अगर आप लोगों को बेसिक्स पता चल जाए, फिर चाहे कोई भी डिजीज़ हो, आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। पहले तो आप लोग इसकी बॉडी से समझें कि प्रिस्क्रिप्शन नोट में हमने करना क्या होता है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन नोट जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें हम ऊपर वाले साइड पे राइट साइड अपर एंड में डेट मेंशन करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन आप किस तारीख पे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट है तो हम 24, कौन सी डेट है आज? 25 या 25 डेट है 7 दैट इज़ 2022, हम ये प्रिस्क्रिप्शन डेट डालेंगे। या फॉर एग्जांपल कोई आप लोगों ने बच्चे को या किसी भी 2 साल 1 साल पहले देखा है तो 21 है, प्रिस्क्रिप्शन डेट हम लिखेंगे। ठीक है जी, इस डेट का फ़ायदा क्या है ये आपसे सर पूछेगा। डेट का फ़ायदा ये है टू नो व्हेन मेडिसिन वाज प्रिस्क्राइब, हमें ये पता होना चाहिए कि डेट के मुताबिक उस बंदे को हमने मेडिसिन कब दी थी। अब किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे और वो आप पे फिर जाकर ब्लेम करता है कि यार मेरी डिजीज़ 1 हफ्ता पहले डायग्नोज हुई थी, उसने मेडिसिन आज मुझे आज दिए हैं। अगरचे आपने 1 हफ्ता पहले दी होगी, लेकिन वो कैसे डिपेंड करोगे अगर आपने वहाँ पे क्या मेंशन किया हो? डेट मेंशन किया हो। तो डेट के नीचे लिखे टू नो व्हेन द मेडिसिन वाज डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस मीन प्रेस्क्राइब। जैसे हमें डेट ऑफ मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन पता चलती है कि नहीं, डेट ऑफ मेडिसिन टू बी प्रेस्क्राइब या डिस्पेंस्ड, इसका मतलब यह है इससे हमें पता चलता है कि हम कब
ने कब इस मेडिसिन को हमने प्रिस्क्राइब किया था, वो हमें किससे पता चलेगा, डेट से पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अप्रिशिएट करने वाली है और सर उस पर पास करेगा वो ये है, टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ मेडिसिन। डेट से हम उस मेडिसिन की मिस यूज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने लगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे टू प्रिवेंट हाँ जी, टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। उस पर्टिकुलर मेडिसिन की मिस यूज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। किस चीज़ के ऊपर, प्रेस्क्रिप्शन नोट के ऊपर। अब मेडिसिन में फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स हम लिख सकते हैं कि नहीं, नारकोटिक्स से सेडेटिव मेडिसिन होते हैं कि नहीं। अब देखें बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, एल्प्राजोलाम या बेंजोडाइजिपिन जो नींद की गोलियां है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलते हैं, नहीं मिलते। वो क्या कहते हैं कि किस डॉक्टर ने लिखा है, क्योंकि ये नारकोटिक्स जो सेडेटिव है ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नॉर्मली नहीं मिलते। अब एक बंदा है, उसको सीजर है या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें आपने उसको जनाब एल्प्राजोलाम देना है, एल्प गोली का नाम सुने कि नहीं, और आप उसको कहते हैं कि आपकी नींद खराब है, आप ये गोली खाए लेकिन जस्ट फॉर 1 वीक, फिर आप उसको क्या करें, क्विट करें। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक वो खाए और वो फिर कहे कि यार इस गोली की वजह से तो मुझे सही नींद आ रही है, और फिर वो 1 हफ्ते की बजाय 1 साल तक लेता रहे, तो वो तो मिस यूज है ना, क्योंकि आपने उसको कितने टाइम का बताया था, 1 हफ्ते, वो 1 महीने पे चला गया, 1 साल पे चला गया। अगर उस ड्रग ने उस पर कोई साइड इफेक्ट किया तो आपको सेफ साइड पर रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टर नीचे लिखता है कि ये मेडिसिन आपने इतने दिनों तक लेने हैं, और इतने दिनों तक लेने के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नोट पे टाइम क्या लिखा होता है, डेट लिखा होता है। तो अगर आपने 1 हफ्ते का नीचे लिखा है और डेट 22 है तो उसको फिर कितने तक लेना चाहिए 29 तक। अगर 25 है तो उसको 2 तारीख तक लेने चाहिए। इसके बाद जो है अगर वो मेडिसिन यूज करेगा वो मेडिकल नेग्लेक्ट कर रहा है या नेग्लिजेंस है, वो डॉक्टर की नोट को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट इन प्रिस्क्रिप्शन नोट? नंबर 1 टू नो व्हेन द मेडिसिन वाज प्रिस्क्राइब्ड, नंबर 2 टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ नारकोटिक्स या सेडेटिव ड्रग्स, ठीक है। इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन नोट के अंदर मैंडेटरी ऊपर वाले हिस्से में हम क्या मेंशन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं। इसके बाद लिखे इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, हम क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन। प्रिस्क्रिप्शन नोट में हम क्या मेंशन करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट जनाब जब आते हैं उसका हम सबसे पहले फुल नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फुल नेम। फुल नेम भी लिखते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि फादर का नाम क्या है, या अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम क्या है, अगर वो मैरिड है यहाँ पे फादर नेम लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैंने कहा फुल नेम, क्योंकि मैं भी एक बंदा हो जिसका नाम हमजा हो, लेकिन कल को दूसरे वार्ड में कोई बंदा है वो अमीर हमजा हो, तो हमजा अमीर हमजा में फ़र्क है, इसलिए हमने नाम पूरा लिखना है ताकि जिसमें हमें कोई इशू ना हो। तो फुल नेम लिखना है, फुल नेम के साथ क्या मेंशन करना है, फादर नेम लिखना है। फादर नेम के साथ हमने उस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन नोट में क्या मेंशन करनी है, जेंडर, क्या या वो मेल है या फीमेल है। वो तो हम पूछते नहीं, ये देखने से पता चलता है मेल है फीमेल है तो उसमें हम टिक लगा लेते हैं। लेकिन अगर जेंडर के अंदर देखिए प्रिस्क्रिप्शन में हम एम लिखते हैं या क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं कि मेल है कि फीमेल है। फिर इसके बाद हम उस पेशेंट की क्या लिखते हैं, एज भी लिखते हैं कि कितने साल की है, 20 साल का है, 40 साल का है। एज के बाद 5वीं पोजीशन पे हम उस पेशेंट की क्या मेंशन करते हैं, प्रोफेशन मेंशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रोफेशन के साथ लिंक करती है, लाइक मतलब ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, न्यूमोकोनियोसिस है, तो प्रोफेशन मैटर अलॉट इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन मतलब डिजीजेज। और इसके साथ जनाब आखिर में आप लोग लेके एड्रेस, ये बंदा आया कहाँ से है, या गांव में रहता है या शहर में रहता है, और किस सिटी से बिलोंग करता है, ठीक है जी। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट। जिस पेशेंट को हम प्रिस्क्रिप्शन नोट लिखेंगे उसका हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए। तो अगर लास्ट टाइम एनालिसिस स्टेप 2 में ज़्यादा लोग इसी पे फेल हुए थे, सर ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन नोट के हिस्से क्या है। प्रिस्क्रिप्शन नोट जब हम किसी को लिखते हैं किसी मेडिसिन के बारे में, तो सबसे उसमें पहले क्या मेंशन होना चाहिए, डेट। डेट हमें ये बताएगा कि ये मेडिसिन हमने कब दी थी, और अगर एक मेडिसिन है तो वो कितने टाइम तक बंदा लेगा। उसके अलावा अगर बंदा वो मेडिसिन यूज़ करेगा तो वो नेग्लिजेंस का हिस्सा होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ दी पेशेंट हम लिखते हैं। इसके बाद 3rd नंबर इसमें लिखे सुपर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं सुपर सब्सक्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन इज द 3rd पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन का 3rd पार्ट है। इट इज डिनोटेड, यहाँ पे लेके इट इज डिनोटेड
डिनोटेड बाई, हाँ जी, कैपिटल R एंड X। हम जब मेडिसिन लेते हैं तो हम RX लिखते हैं कि नहीं? ये जो RX होता है, दिस इज द सिंबल दैट इज नोन एज सुपरस्क्रिप्शन। उसको क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। आप जिस डॉक्टर के पास जाएं तो उसके प्रेस्क्रिप्शन में RX लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्शन। इस RX का मतलब ये है, ये इसके पीछे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ये जो एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने वक्तों में जो यूनानी लोग थे, उन लोगों ने वैसे जनाब किसी गॉड के मतलब पीछे गए और वहाँ पे दुआ मांगी कि हम जिस बंदे को RX लिखेंगे आप उसको शिफा दें। वैसे एंशिएंट टाइम में यूनानी लोगों का ये बिलीव था कि RX मीन के रिक्वेस्टिंग द गॉड टू हील द पेशेंट क्विकली। इसका मतलब यह है कि जिस बंदे के प्रिस्क्रिप्शन नोट में RX लिखा होगा तो उन लोगों का बिलीव ये था कि इस मेडिसिन में अल्लाह शिफा रखेगा और ये बंदा जल्दी ठीक होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर वैसे आपसे सर पूछे RX क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स मीन रिक्वेस्ट फॉर द गॉड टू मेक द पेशेंट क्विकली हील। ठीक है, दैट इज कॉल्ड RX। और इस स्टेप को हम प्रिस्क्रिप्शन में सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। इस सुपरस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड इनस्क्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? इनस्क्रिप्शन। देखिए, अगर आप लोग इस तरह प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आप लोगों को मजाल नहीं कि वो फेल कर देंगे। आपने ये पार्ट्स बताने हैं, दैट इज कॉल्ड इनस्क्रिप्शन। इसका नाम क्या है? इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन में लेके द मेन पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये मेन बॉडी है। द मेन पार्ट ऑफ व्हाट? द मेन पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये जो प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन हम करेंगे उसका मेन पार्ट क्या होता है? इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं? इसमें डॉक्टर ये लिखता है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन। आप जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि इतना डोज लेना है और इतने टाइम के लिए लेना है। तो इनस्क्रिप्शन के नीचे लिखे कि इट इन दिस पार्ट द डॉक्टर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है ना? तो यहाँ पे लेके, और मेन पार्ट यही है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड इनस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें लिखें इन दिस पार्ट द फिजिशियन। हाँ जी, और फिजिशियन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेस्क्राइबर। क्या होता है? जो प्रेस्क्रिप्शन लिखने वाला बंदा है, फिजिशियन है, उसका नाम क्या है? प्रेस्क्राइबर। प्रेस्क्राइबर डिस्कस या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हाँ जी, इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिन, अबाउट द मेडिसिन। इसमें हम बताते कि मेडिसिन की क्वालिटी क्या है, मेडिसिन की क्वांटिटी क्या है और कितने टाइम के लिए आपने लेना है। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है, अगर अच्छा स्टूडेंट है वो दो तीन चीज़ें और भी बता सकता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन, इसके मजीद 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3। लेकिन अगर आप लोग ये भी बोलेंगे तो मेरे ख्याल में एनालिसिस स्टेप 2 में आई थिंक इंशाल्लाह कोई नहीं होगा जिसको ये पता हो। आज आप लोग जाकर एनालिसिस स्टेप 2 में जो अपेयर हो रहा है उसको बताओ यार, प्रिस्क्रिप्शन के तरीका बताए। इस तरह डिटेल से कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है इसको फर्दर हम कितने में डिवाइड करते हैं? 3 में। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। और बेस के साथ दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कि जो एडजुवेंट। क्या कहते हैं? एडजुवेंट। नंबर 2 इज एडजुवेंट और नंबर 3 इज कॉल्ड व्हीकल। इसको क्या कहते हैं? व्हीकल कहते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं। अब आप कहोगे कि बेस, एडजुवेंट और व्हीकल का मतलब क्या है? चले जी, मैं आपको किसी डिजीज़ के बारे में लिखता हूँ कि आपने टैबलेट पेनाडोल लेना है। ये जो पेनाडोल है इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, mg कितना होना चाहिए और ये कब कब लेने हैं, तो ये कौन से पार्ट में आता है? इंस्क्रिप्शन। मैं पेनाडोल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको फीवर है। क्या है? फीवर है। अब फीवर के साथ आपका सोर थ्रोट है। क्या है? सोर थ्रोट। तो मैं उसके साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन ऐड करता हूँ ताकि पेनाडोल का इफेक्ट क्या कर सकूँ? बढ़ा सकूँ। अब आप आए थे कंप्लेंट के साथ फीवर में, तो वो मेडिसिन जो उस डिजीज़ के अंदर एक्चुअल इफेक्ट कराएगा, बात नहीं समझे, वो मेडिसिन जो उस पार्टिकुलर डिजीज़ के अंदर एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट कराएगा उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। लेकिन उस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए उस मेडिसिन के साथ दूसरा ऐड करना, इसको क्या कहते हैं? एडजुवेंट कहते हैं। एड मीन जमा करना। फीवर तो बहुत सारे मसलों की वजह से होता है। फीवर मलेरिया हो सकती है, फीवर टाइफाइड फीवर हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको फीवर है और मैंने फीवर को ही कम करना है, अब आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, आपका कंप्लेंट तो बुखार है, तो एक्चुअल जो डोज में दे रहा हूँ बुखार को कम करने के लिए वो इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या बता रहे हैं? बेस बता रहे हैं।
لیکن اس فیور کے ساتھ میں جب آپ کی تھروٹ ایگزامینیشن کرتا ہوں مجھے وہاں پہ انفیکشن نظر آتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار پیناڈول کے ساتھ کلیریتھرومائسین ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کا ایفیکٹ کیا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو اس ایکچوئل ڈوز کے ساتھ دوسرا ایڈ کرنا تاکہ ایفیکٹ کو میکسیمائز کرے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایڈجوینٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس ڈرگ کے اندر پہلے سے کیمسٹری والوں نے، فارماسیوٹیکل کمپنی والوں نے کچھ ایسی کمپوزیشن ایڈ کی ہوتی ہے جو ڈرگ کی ڈیزالونگ کیپیبلٹی کو کیا کرتی ہے، انکریز کرتی ہے، تاکہ بندہ کھائے اور اس کا ایفیکٹ جلدی آئے، کیونکہ یہ ڈرگ کوئکلی ڈیزالو ہوتا ہے۔ سم ڈرگ کوئکلی ڈیزالو، سم ڈرگ ڈو ناٹ کوئکلی ڈیزالو، تو ایسے کمپوزیشن والے ڈرگ جو باڈی کے اندر بلڈ میں جاتے کیا ہو جاتے ہیں، ڈیزالو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ویہیکل کہتے ہیں۔ اگر ویہیکل آپ ریموو بھی کریں، ایکچوئل ایفیکٹ کو لانے کے لیے کون سی چیز دے رہے، بیس، اور اس کو ایفیکٹ کو بڑھانے کے لیے کیا ملاتے، ایڈجوینٹ ملاتے، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایسی چیز جو ڈرگ میں ملائی جائے جس سے ڈرگ کی سالوبلٹی یا ڈرگ کی ڈیزالونگ کیپیبلٹی کو ہم بڑھائے تو اس کو ہم ویہیکل کہتے ہیں۔ اگر ایک ڈرگ ہے وہ 2 منٹ میں ڈیزالو ہو رہا ہے اور دوسرا 1 منٹ کے اندر، تو کون سے ایفیکٹ زیادہ ہوگی، 1 منٹ والی۔ جتنا ڈرگ جلدی ڈیزالو ہوگا اس کے مالیکول زیادہ کوئکلی جائیں گے کہ نہیں، تو مالیکول گاڑی کی طرح جلدی ٹرانسپورٹ کریں گے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ویہیکل کہتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو جب ہم انسکرپشن میں جاتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، بیس، ایڈجوینٹ اینڈ ویہیکل، اس میں ویہیکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد لے کے آخر میں سبسکرپشن، انسکرپشن کے بعد 5th نمبر جو ہوتا ہے دیٹ از کالڈ سبسکرپشن۔ سبسکرپشن کے نیچے آپ لوگ لکھیں، ویری امپورٹنٹ، ان دس اسٹیج وی پرووائڈ انفارمیشن ٹو فارماسسٹ۔ ہم فارماسسٹ کو پھر کہتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو، تو یہ ہم پیشنٹ کو سمجھاتے کہ یہ میڈیسن اتنی یہ نہیں ہوتا نارملی۔ آپ کا کام پیناڈول لکھنا ہے اور نیچے 1+1 لکھنا ہے کہ 2 ٹائم لینے BD فار 5 days۔ پھر آپ مریض کو نہ سکھائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، مریض کو کہے کہ آپ جا کر اس فارماسسٹ سے لے لیں۔ پھر فارماسسٹ کو آپ نے سمجھایا ہوا ہے نیچے لکھائی کے دوران کہ آپ نے اس کو کتنے ٹائم دینا ہے، کتنے دن کے لیے دینا ہے۔ تو جو میڈیسن ہم دیں گے پیشنٹ کو، اس کے اوپر فارماسسٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ کتنی ٹائم دینی ہوتی ہے اور کتنی دن کے لیے دینے ہوتے ہیں۔ So the information given to pharmacist for a particular drug which is prescribed to the patient is known as a subscription۔ تو سبسکرپشن کے اندر انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں کس چیز کو، انفارمیشن ڈیلیور ٹو واٹ، فارماسسٹ۔ اس میں کس کو انفارمیشن جاتے، فارماسسٹ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں، فارماسسٹ۔ اور جب فارماسسٹ اس کو سمجھائے گا، ٹھیک ہے، پھر بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ ادھر سے میڈیسن لے کر واپس آ جائیں، جب وہ واپس آ کر ہمیں میڈیسن دکھائے گا کہ ٹھیک ہے جو چیز ہم نے لکھی ہے وہ اس کو ملی ہے، تو آخر میں 6 نمبر لے کے SIG کے نام سے سگنیچر، کیا ہوتا ہے، سگنیچر۔ پھر اس پہ ہم اپنا کیا کریں گے، مطلب اپنی پرسکرپشن پہ ڈاکٹر اپنا دستخط کرتا ہے نیچے کہ نہیں، پھر نیچے کیا کریں گے، ہم دستخط کریں گے، اینڈ دیٹ از سگنیچر۔ تو دس از واٹ آل اباؤٹ دی پرسکرپشن نوٹ، ٹھیک ہے۔ پرسکرپشن کے اندر سب سے پہلے جس ہاسپٹل میں آپ کام کرتے، جس کلینک پہ آپ کام کرتے، تو سب سے اوپر اس ہاسپٹل کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں، پھر نیچے آپ کا ڈگری، آپ کا نام ہوتا ہے، اور ڈگری یا اگر اس طرح پیج ہے نا، یہ پیج ہے، تو پیج کے اندر یہاں پہ ہاسپٹل ڈیٹا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ پلانا ہاسپٹل ہے، ادھر واقع ہے، ایڈریس وغیرہ۔ پھر ڈاکٹر اگر فار ایگزامپل اردو میں کسی نے لکھا ہے، اردو میں، تو یہاں پہ ڈاکٹر صادق علی، تو یہاں پہ ڈیٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم انگلش میں جائے کہ ڈاکٹر صادق علی، تو ڈیٹ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں، اوپر حصے میں، مطلب ہم کہتے ہیں کہ MBBS، اس طرح بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں، FCP، اس طرح چیزیں لکھتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ڈیٹ ہوتا ہے، ڈیٹ آف پرسکرپشن شوڈ بی ریٹن ہیئر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیشنٹ کا بایو ڈیٹا ہم پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے، جینڈر کیا ہے، تو ڈیٹ کے بعد بایو ڈیٹا یا انفارمیشن اباؤٹ دی پیشنٹ۔ پھر اس کے بعد اگر دے کے آپ لوگوں کو یہاں پہ RX لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے، RX۔ This RX is called superscription۔ Superscription, that is the request to guard for quick healing۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں انجیکشن آکسیڈل، اس طرح لکھتے ہیں کہ نہیں، 1 گرام فار ایگزامپل BD۔ پھر لکھتے ہیں انجیکشن ورین 50 mg، مطلب 1، مطلب ایک، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لکھتے ہیں ٹیبلٹ پیناڈول۔ یہ جو چیزیں ہم لکھ رہے ہیں مین پارٹ کے اندر، یہ انسکرپشن ہے، کیا ہے، انسکرپشن۔ میں آکسیڈل دے رہا ہوں، ساتھ میں ورین دے رہا ہوں، تاکہ اس کا ایفیکٹ میں کیا کر سکوں، بڑھا سکوں۔ تو پھر یہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ ایڈجوینٹ ہے، لیکن انسکرپشن ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم نیچے لکھتے ہیں کہ 1+1 اور ساتھ میں لکھے 5 دن کے لیے، 7 دن کے، اس طرح لکھتے ہیں کہ نہیں،
پیشنٹ کو یہ جو چیزیں ہم لکھتے ہیں یہ فارماسسٹ ریڈ کرتا ہے، کیونکہ انفارمیشن ہم نے فارماسسٹ کو دی چکی ہے، اور اس انفارمیشن کے اوپر فارماسسٹ پھر پیشنٹ کو بتائے گا کہ کتنے دن تک یہ میڈیسن لینی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ سبسکرپشن ہے، اور اس کے نیچے آخر میں SIG کے نام سے اس طرح ایک ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از سگنیچر مارک، اور یہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنا سگنیچر کے پیشنٹ میں نے اٹینڈ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ کو اگر سر کہے کہ پرسکرپشن نوٹ بنائیں تو یہاں پہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے اوپر ہاسپٹل ایڈریس لکھیں، پھر اپنا نام ہونا چاہیے، اپنا نام ہی لکھنا ہے، ڈاکٹر سجاد لکھنا ہے، ڈاکٹر احسان لکھنا ہے، ڈاکٹر احمد جو بھی لکھنا ہے آپ لوگوں نے، ڈاکٹر احمد لکھیں، دیٹس اٹ، سامنے ڈیٹ لکھیں۔ پھر اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں، سر آپ کو کہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، سر دس از دا ایڈریس ویئر آئی ایم ورکنگ، نمبر 1، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، ہاسپٹل ہو، کلینک ہو، پھر سر دس از مائی نیم اینڈ مائی ڈگری، دس از ڈیٹ وچ از ویری امپورٹنٹ۔ میں ڈیٹ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جو میڈیسن میں بندے کو دے رہا ہوں وہ ٹائم سے زیادہ نہ کھائے اور اس میڈیسن کا مس یوز نہ کریں، تاکہ مجھے ٹائم کا پتہ ہو۔ اگر 22 تاریخ پہ آپ نے پیشنٹ اٹینڈ کیا ہے اور آپ نے پیشنٹ کہا کہ یہ دوائی 5 دن کھانی ہے، تو اس کو 30 تاریخ پہ ختم، 27 تاریخ پہ ختم کرنا چاہیے۔ اگر وہ 1 مہینے تک آئے، 2 مہینے تک آئے اور اس میڈیسن کے اوپر اس پہ ریئیکشن ہو جائے اور مر جائے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ میڈیسن فلانے ڈاکٹر نے لکھے تھے، لیکن آپ کے پاس کورٹ میں یہ ثبوت ہوگا کہ میں نے کتنے ٹائم کے لکھے تھے، 1 ہفتے کے لیے، اور اس نے تو 2 مہینے کا ہے، تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تو ڈیٹ آپ کو سیکیور کرا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ ڈیٹ۔ ڈیٹ کے بعد پیشنٹ کی کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیم ہونا چاہیے، فادر نیم ہونا چاہیے، جینڈر ہونا چاہیے، کیا ہے؟ انفارمیشن آف دا پیشنٹ، اس کا پروفیشن کیا ہے، اس کا ایج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ سپرسکرپشن۔ یہ سائن پرسکرپشن میں ایک ہیلنگ کا نشانی ہے کہ اللہ کرے کہ اس بندے کو شفا ملے، دیٹ از کالڈ RX۔ اس کے بعد یہ سارا کیا ہے؟ دیٹ از انسکرپشن، اور انسکرپشن کے اندر جو ہم انفارمیشن فارماسسٹ کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سبسکرپشن، اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سگنیچر کرتے ہیں۔ سو دیز جی تو وہ تو ہسٹری ہے، وہ پیشنٹ کی انفارمیشن ہے، وہ انویسٹیگیشن ہے، اینڈ دیٹ از انفارمیشن آف دا پیشنٹ۔ اب بیسک انفارمیشن لکھتے ہیں، بیسک کہ نام کیا ہے، فادر کا نام کیا ہے، اگر فیمیل ہے تو میرڈ ہے کہ نہیں، ہسبینڈ کا نام کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جینڈر ہم لکھتے ہیں، اس کا ایج لکھتے ہیں، ریزیڈنس لکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سائڈ میں اس طرح ایک جگہ ہوتا ہے، اس میں ہم لکھتے ہیں کہ جناب اس کا ہائپرٹینسو ہے، یا فیور کے ساتھ آیا ہے، یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، تو ہم یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں لکھتے پرسکرپشن ختم ہوتے ہیں تو آخر میں ہم ایڈوائس بھی کرتے ہیں کہ CP کرے یا اس طرح کرے۔ دس از کالڈ پرسکرپشن انفارمیشن۔ یہ پرسکرپشن کے اندر انفارمیشن آف دا پیشنٹ ہے، اور یہ پیشنٹ کی ہسٹری ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن پرسکرپشن کا مین نوٹ یہ والا پارٹ ہے۔ تو پھر سے بتا رہا ہوں لاسٹلی، نمبر 1 ایڈریس آف دا ایریا ویئر یو آر ورکنگ، یہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کا نام سامنے کیا ہونا چاہیے؟ ڈیٹ۔ ڈیٹ کے بعد انفارمیشن اباؤٹ دا پیشنٹ ہونا چاہیے۔ RX کا مطلب سپرسکرپشن ہے۔ پھر جو چیز آپ لکھ رہے مین پارٹ آف دی پرسکرپشن از انسکرپشن۔ انسکرپشن کے بعد جو فارماسسٹ کو آپ انفارمیشن دے رہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ سبسکرپشن، اور آخر میں سگنیچر ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے کمپلیٹ پرسکرپشن آپ کو کہیں پہ نہیں مل سکتی، اینڈ دیٹ از دا اسٹینڈرڈ ون۔ اف یو نو اباؤٹ دیس پوائنٹ تو آپ کا سبسکرپشن والا یا جو پرسکرپشن والا نوٹ ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ سوال کریں۔ ہاں جی۔ No, we do not written on that until unless there is no case۔ اگر سر نے کہا کہ یہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کا یہ کیس پڑا ہے، اس میں لکھا 23 year old پیشنٹ نیم علی came to the emergency with sudden onset hypertension، تو اگر کیس کے اوپر آپ نے پرسکرپشن نوٹ لکھ رہے ہیں تو اس کیس میں جو انفارمیشن ہے وہ مینشن کرنی ہے، یہ کیس مجھے ملا۔ لیکن اگر آپ سر کہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے کسی بیماری کی چیک اپ کے لیے، آپ اس کو جناب کیا دیں گے، مطلب آپ اس کا پرسکرپشن نوٹ کیسے بنائیں گے؟ تو پھر آپ بیسک یہ کریں۔ لیکن اگر کیس کے اوپر آپ نے پرسکرپشن کرنی ہے اور اس کیس کے اندر کچھ پیشنٹس کو لیمفیڈینوپیتھی ہے یا اس کا ٹانسل وغیرہ ہے، تو پھر سائڈ پہ وہ بھی مینشن کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو دس واٹ آل اباؤٹ یہ کسی کو آیا تھا لاسٹ ٹائم، آپ کو آیا تھا نا، تو نوٹ دیتے آپ لوگوں کو پیج بھی دیتے ہیں۔ اب HIV ہے یا ہیپاٹائٹس B ہے، تو ہیپاٹائٹس B والے پیشنٹ کو آپ نے پرسکرپشن نوٹ کیسے لکھنا ہے؟ فار ایگزامپل اس کا یہ ڈیٹا وغیرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہیپاٹائٹس B کے اندر آپ سیرپ ہیپامرز لکھے، ٹھیک ہے۔ آپ مطلب جو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں آپ لوگوں کو جو کرنا ہے، جس طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں، دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے اس کا کمپلیٹ
हेपेटाइटिस बी आया था, हाँ जी। दूसरा HIV आया था। तीसरा जो जहन में आप लोगों को हो कि सर ये आ सकता है, वो आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। तो हेपेटाइटिस बी और HIV प्लस जो आप लोग के जहन में दो और हो, 3 4 यही है ना हेपेटाइटिस बी। बी सी का एक ही होता है, ठीक है। HIV और दो, एक और दो भी लग ले। इन चारों के में जो इंस्क्रिप्शन के अंदर जो मेडिसिन होते हैं, बात सुने, ओके। MI जो है एंजाइना वगैरह MI है, इसका प्रिस्क्रिप्शन नोट बताएं। अब ये जो 3 है ना बेसिक, इनमें से ही आता है या, और इसके साथ चले मैं एक लिखता हूँ गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है या गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह का पेशेंट है, ये 4 लिखता हूँ। इन चारों के प्रिस्क्रिप्शन नोट में आप लोग को मेन पार्ट क्या आना चाहिए, इंस्क्रिप्शन, कि कौन कौन से मेडिसिन देंगे, कब कब तक देंगे। तो उसके इंशाल्लाह कल तक आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। ये मैं घर में जाकर बैठ के, अब इस पर टाइम लगेगा, मैं इसका इंस्क्रिप्शन मैं नोट बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ग्रुप से आप लोग फिर लिख ले। लेकिन फॉर्मेट आप लोग को आना चाहिए। फॉर्मेट तो समझ गए कि नहीं? फॉर्मेट के ऊपर अगर वो, अब देख आप लोगों को तो उस टाइम फॉर्मेट का भी नहीं पता कि इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं। अगर फॉर्मेट आप लोग को आ जाए तो फिर मेडिसिन याद करना आसान है। आपने HIV में जिस तरह इसमें हम NRTI या NNRTI देते हैं, ज़िडोबुडीन, लिमोबुडीन, मैं वो देखूंगा और इसके ब्रांड नेम ही आप लोग को बताऊंगा। 2-2 3-3 मेडिसिन देखने हैं और मैं आप लोग को HIV का अलग बना दूंगा, इस तरह हेपेटाइटिस बी सी का अलग बना दूंगा, और ये जो MI है इसका अलग बना दूंगा। अगर आ जाए तो स्टेप्स वही होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने वो फिर मेंशन करने होंगे। समझ रहे कि नहीं? तो इंशाल्लाह ये मैं आप लोग को आज रात तक या कल सुबह तक आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ब्रेक करें फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो टुडे वी टेक अ न्यू क्लासेस, बिल्कुल प्योरली न्यू। ये हमारे YouTube वगैरह पे भी नहीं है, और ये लास्ट टाइम हम इसलिए नहीं पढ़ा चुके थे कि कभी आए नहीं थे, लेकिन आज इसलिए पढ़ा है कि रिसेंटली आए हैं। तो NLE स्टेप 2 में प्रेस्क्रिप्शन नोट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज क्या होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एडल्ट्स में कैसे करना है और बच्चों में कैसे करना है। तो आप लोग अभी 5-10 मिनट ब्रेक है, आप इसके साथ हो ले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट थोड़ा सा डिस्कस करें जो आपसे हो चुका है, ठीक है। ओके जी।